हेलो गाइस। अब हम अपनी होल्डिंग कंपनी की सीरीज़ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर बोनस शेयर होगा तो क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है। मतलब अगर सब्सिडरी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई बोनस शेयर इशू किया होगा तो उसका इम्पैक्ट कंसोलिडेशन में क्या पड़ेगा। तो गाइस आप देखें, पहले गाइस बोनस शेयर के बारे में देखने से पहले ना गाइस हम एक बार ये देख लेते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है। और बोनस शेयर वैसे आपको पता होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा बोनस शेयर के बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। गाइस, एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप बोनस को ना 3 चीज़ों से इशू कर सकते हैं। पहला, प्रॉफिट से, जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है ना बैलेंस शीट में, उससे। बैलेंस शीट में जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है उससे, कैपिटल रिजर्व से, और कोई पास्ट ईयर का बोनस और कुछ पड़ा हो तो आप उससे बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। गाइस, बोनस शेयर किसी भी रियलाइज्ड प्रॉफिट मींस गाइस जो अर्न हो चुका हो उससे इशू कर सकते हैं, बट आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से इशू नहीं कर सकते एज पर सेबी गाइडलाइंस। इट मीन्स रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ गाइस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घूम कर के आया हो इन बैलेंस शीट, वो प्रॉफिट तो होता है गाइस रियलाइज्ड। और ऐसा प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घूमकर ना आया हो गाइस, वो होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब मैं आपको गाइस इसका ना एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है गाइस। लेकिन वो 10 लाख रुपए के शेयर आपको दिखाते हैं कि अगर आज आप अपना सौदा काट देते हैं तो आपको अभी की अभी 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप सौदा काटते नहीं हैं, तो इट मीन्स जब तक आप सौदा काटेंगे नहीं वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा और वो पीएनएल का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ मैं कह दूँ, आपको उस प्रॉफिट पर हक तब तक नहीं है जब तक आप सौदा नहीं काट देते। आपको पता होगा गाइस, आप ज़रूर शेयर मार्केट में ट्रेड ज़रूर करते होंगे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो जब जाकर आपने सौदा काट दिया तो वो तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा और दिखा दूंगा शेयर से सेल्स ऑफ शेयर्स करके प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा शेयर से रिलेटेड कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स या लॉस ऑन शेयर ऑफ शेयर्स। लेकिन जब मैंने उसको सौदा काटा ही नहीं, बेचा ही नहीं, तो इट मीन्स वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है मेरे लिए। ठीक है गाइस, और क्या बात हमें ध्यान रखनी है बोनस शेयर में। बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं गाइस। मतलब आप अगर बैलेंस शीट में देखें तो प्रॉफिट ऐसे ही पड़ा है, मतलब वो अपने अपने हेड में पड़ा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, और आपका कैपिटल रिजर्व। लेकिन उन प्रॉफिट की मौत आप समझे मैं क्या समझा रहा हूँ, इन तीनों प्रॉफिट की मौत या तो तब होगी जब आप इसको डिक्लेयर कर दे एज अ डिविडेंड, या ये लॉसेस में से सेट ऑफ हो जाए, या फिर आप इसको इन तीनों प्रॉफिट को गाइस कन्वर्ट कर दे एज अ शेयर कैपिटल। गाइस, ये जो प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है तीनों, वो है तो शेयर होल्डर का ही प्रॉफिट ना, आपका प्रॉफिट तो नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं है। उसके ऊपर जो हक है वो शेयर होल्डर का ही है। या तो शेयर होल्डर को ऐसा डिविडेंड आप डिक्लेयर करो, या उसको आप बोनस शेयर इशू करके कैपिटलाइज कर दो। तो गाइस, जो कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है वो क्यों पड़ा है,
इसलिए पड़ा है क्योंकि कंपनी ने पास्ट ईयर में अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही नहीं। और जो कंपनी सोचती है इसका क्या करें, तो कंपनी कहती है चलो इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है ना गाइस। वो कैपिटलाइज कैसे करती है, वो कैपिटलाइज थ्रू इक्विटी शेयर इशू कर देती है टू शेयर होल्डर्स। अब गाइस अगर आप ये देखें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वाला होता है वो कैपिटलाइज का हिस्सा तो होता है, बट कंपनी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देती है इन इक्विटी शेयर कैपिटल। वो कुछ नहीं करेगी, एक एंट्री मार देगी गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर रिजर्व। ठीक है गाइस। अब ध्यान से अगर हम देखें ना गाइस, तो कंपनी ने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया, वो भी बिना कोई पैसे लिए। मतलब मैंने बोनस शेयर जो इशू किया, वो बोनस शेयर मैंने गाइस इक्विटी शेयर यूज कर मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करके अपना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा लिया, वो भी बिना पैसे दिए। यानी कि गाइस मैंने क्या किया, मैंने एक तरह से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया इन दी फॉर्म ऑफ बोनस। मतलब मैंने ऊपर उसको परत चढ़ा दिया डिविडेंड उसका बोनस शेयर का, लेकिन वो एक तरह से प्रॉफिट तो शेयर होल्डर के लिए, मतलब माना देखा जाए तो है तो एज अ डिविडेंड ही ना। ठीक है ना गाइस। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बोनस शेयर इज नथिंग बट अ डिविडेंड डिक्लेयर टू शेयर होल्डर। और डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कर रही है कंपनी, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाकर। आप समझे मैं आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर आप ये क्रक्स क्लियर करेंगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है गाइस। अब एज पर सेबी गाइडलाइंस आपको बोनस शेयर इशू करने से पहले गाइस क्या करना होता है, सेबी आपको ये कहता है कि पहले आप लेटेस्ट ईयर है ना उनका प्रॉफिट यूज करो, उसके बाद पुराना चलो, मतलब पुराना प्रॉफिट यूज करो। मतलब गाइस हमें उल्टा चलना है। उल्टा मीन्स पहले हमें प्रीवियस ईयर के रिलेटेड प्रॉफिट यूज करने हैं और फिर हम जितने भी पीछे जाते रहेंगे हमें वैसे वो प्रॉफिट यूज करने हैं गाइस। तो अब गाइस इसका इफेक्ट ना बोनस शेयर का बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि डिविडेंड में होता है। सेम ट्रीटमेंट हम बोनस शेयर का करके चलते हैं। बट बोनस शेयर में अगर हम देखें ना तो क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए मैंने ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन कर लिया और कंपनी ने जो है बोनस भी डिक्लेयर कर दिया मतलब मेरे एक्विजिशन के पहले। ठीक है। तो अब जो मेरे को जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा होगा वो तो कम दिख रहा होगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी बोनस इशू हो चुका है। तो गाइस इसलिए ना ये बोनस शेयर का ट्रीटमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है गाइस। ठीक है गाइस। बोनस शेयर का जो ट्रीटमेंट है ना वो 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला जर्नलाइज, दूसरा नॉट जर्नलाइज। मतलब अगर सब्सिडियरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बोनस शेयर से रिलेटेड सारे इफेक्ट दे चुकी है और अभी उसने नहीं दिया, तो गाइस पहले हम बात करते हैं नहीं दिया। अगर उसने बोनस शेयर का इफेक्ट नहीं दिया तो गाइस हम क्या करेंगे, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट इन एओपी बोनस शेयर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्री प्रॉफिट्स एंड मस्ट इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी। अब आप सुने, अब इसको समझने के लिए मेरी बात को सुने गाइस। हमने डिविडेंड में क्या किया था, डिविडेंड में हमने यही तो किया था कि हम क्या करते थे, हम
प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट में हम क्या करते थे, उसको ऐड बैक कर देते थे, ठीक है ना, और प्री प्रॉफिट में हम लेस कर देते थे। ऐसे ही गाइस अब वो एंट्री डालना भूल गया। अब जब वो एंट्री डालना ही भूल गया या उसने एंट्री नहीं डाली है तो इट मीन्स पोस्ट प्रॉफिट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसने एंट्री डाली ही नहीं। एंट्री अब हम डालेंगे प्री में, उसने नहीं डाली, अब हम डालेंगे प्री में। और वो कैसे डालेंगे, अगर मान लो टाइम एडजस्टमेंट लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर, मान लो एक्विजिशन हुआ है तो टाइम एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे देंगे पहले, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा। उसके बाद बोनस शेयर जितने के भी हमने इशू किए हैं फ्रॉम द प्रॉफिट्स, उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। किसमें से, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में से जो हमारे प्री प्रॉफिट्स हैं उसमें बोनस शेयर इशू कर दो। बोनस शेयर इशू कर दो मतलब प्रॉफिट को कम कर दो, ठीक है। ये तो हम ये करेंगे। सबसे पहले बात तो सिर्फ एक ही जगह इफेक्ट होएगा, प्री में होगा, पोस्ट में नहीं होगा। क्यों, पोस्ट में तो हमें वैसे ही हटानी थी, अब उसने नहीं डाली तो हम वही इफेक्ट देंगे जो वास्तव में होना चाहिए था, ठीक है। और जब उसने जनरल एंट्री डाली ही नहीं तो इट मीन सब्सिडियरी ने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल भी नहीं बढ़ाई होगी, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे ऑफ द सब्सिडियरी, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं जर्नलाइज। अगर कंपनी अपनी, गाइस ये आपको ना ट्रीटमेंट जब समझ में आएगा जब आप इसको बार बार सोचेंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या बता रहा हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। गाइस अगर जर्नलाइज मतलब कंपनी ने एंट्री कर चुकी है तो मैं क्या करूँगा, पहले ये मेरा प्री प्रॉफिट है, मान लीजिए ये मेरा प्री प्रॉफिट है और ये पोस्ट प्रॉफिट है। अब जर्नल एंट्री हो चुकी है, अब जर्नल एंट्री हो चुकी है तो मुझे तो अपना जो रिजर्व है वो प्योर चाहिए, लेकिन रिजर्व में से आप बोनस इशू कर चुके हो। बोनस इशू कर चुके हो मीन्स मेरे प्रॉफिट में से आपने बोनस शेयर का अमाउंट लेस कर दिया होगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, ऐड, ठीक है। वो वास्तव में प्री में से लेस होना चाहिए, मैं उसको प्री में से कर दूंगा लेस। कब, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। बस यही करना है। देखिए ये लिखा है, कैंसिल इम्पैक्ट ऑफ बोनस शेयर बिफोर टाइम एडजस्टमेंट। वही डिविडेंड की तरह मैं पहले कैंसिल करूंगा, फिर टाइम एडजस्टमेंट लगाऊंगा और फिर डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है ना गाइस। अब गाइस अब आप ये देखेंगे कि जब बोनस शेयर इशू हो जाएगा या बोनस का आप ट्रीटमेंट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन कहेगा या जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी, तो आपकी होल्डिंग की जो रेशियो होगी ना वो आपको ना दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपने अपनी बैलेंस शीट में ये दिखा रखा होगा ना कि मैंने तो 60%, मैंने तो 80% होल्ड कर रखा है, लेकिन जब गाइस वो कंपनी बोनस शेयर इशू कर देगी है तो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो होल्डिंग रेशियो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बोनस शेयर लिए हैं, अगर आपका हक बनता है बोनस शेयर पे, आपका हक था जिस टाइम इन्वेस्टमेंट आपने करी, आपको भी बोनस शेयर मिला, तो आपकी शेयर होल्डिंग बदलेगी तो फिर भी, लेकिन आपको उसमें बोनस शेयर भी मिल जाएगा, तो शायद इतना इम्पैक्ट ना आए, ठीक है गाइस। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर जर्नलाइज हो गई है तो सेम ट्रीटमेंट वही देना है जो डिविडेंड का था, और अगर जर्नलाइज नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ प्री प्रॉफिट में से जो डिविडेंड का अमाउंट है, और सॉरी जो बोनस का अमाउंट है वो डिडक्ट कर देना है, और अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडियरी की हम बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस। अब ये देखिए क्या लिखा है, पोस्ट प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर बोनस if pre-profit is nil or question require use of post profit। गाइस अभी हमने ये बात करी, गाइस अभी हमने ये बात करी कि सेबी हमें ये कहता है कि पहले आप करंट ईयर के प्रॉफिट यूज़ करो, फिर आप पीछे आते रहो, ठीक है गाइस। लेकिन आप अगर क्वेश्चन आपसे कहे ना कि आप सबसे पहले पोस्ट ईयर को क्लीन करो, मतलब आप पहले पोस्ट ईयर को क्लीन करने का मतलब है कि आप पोस्ट प्रॉफिट का पहले हिस्सा बोनस इशू शेयर के लिए करो, और फिर उसके बाद अगर
बचे तो प्री में जाना, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहा है कि प्री की बजाय पोस्ट भी ले लो, क्योंकि प्री प्रॉफिट नहीं है हमारे पास। तो गाइस हम बोनस की जो एंट्री डालेंगे वो प्री में डालेंगे, पोस्ट में डाल देंगे। बट गाइस ऐसा कुछ ऐसा ना बहुत कम होता है। आपको क्वेश्चन में जरूर जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर जर्नल रिजर्व कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, जर्नल, आपको क्या यूज़ करना है, जर्नल रिजर्व, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का जो हिस्सा है वो यूज़ करना है आपको। क्यों? क्योंकि जो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं, क्वेश्चन देखकर हिंट मिल जाएगा कि करंट ईयर के जो एकदम बात प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो कहाँ शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करिए, जर्नल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व यूज़ करिए, और अगर दोनों है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करिए और फिर जर्नल रिजर्व भी यूज़ करिए। ये डिपेंड करता है कि जो बोनस हो रहा है वो कितना हैवी है। अगर मेरा बोनस शेयर खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काम चला करके हो जाता है तो वेल एंड डन। अगर मेरा सारा प्रॉफिट खत्म हो गया, मुझे जर्नल रिजर्व भी यूज़ करना पड़ेगा, तो आप जर्नल रिजर्व यूज़ कर लो, ठीक है। उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कहता है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है कि जर्नलाइज है या जर्नलाइज नहीं है, तो हम ऑलवेज ये मान के चलेंगे कि एंट्री जर्नलाइज हो चुकी है, ठीक है गाइस। उसके बाद हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर। गाइस जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है ना सब्सिडरी की, मान लीजिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब जो होल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इक्विटी शेयर में तो कर ही रखी है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में भी कर रखी है। तो हम प्रेफरेंस, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर को गाइस हम ट्रीट करते हैं क्या, एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। बट मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए मैंने इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो मैं सिंपली आंख बंद करूँगा और जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय जो रिजर्व वो अपना क्या नाम है इक्विटी शेयर कंप्यूट करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पेड अप शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड कर लो, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है गाइस। इसको ना मैं आपको समझाता हूँ गाइस, एक मिनट रुको, आपको ये डायग्राम दिखेगा ना तो आप सब समझ जाओगे गाइस। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये क्या कहता है, गाइस ये कहता है एज पर येस 21, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, किसकी, सब्सिडरी की, तो कोई इफेक्ट ही नहीं, जो भी है वो किसी और का, हम तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन गाइज आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन सब्सिडरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो गाइस जो आपके वाला हिस्सा है ना उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में दिखा दो, और जो आपके वाला हिस्सा नहीं है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ गाइस, जो अगर हम फर्स्ट लेक्चर पे अपने आए ना, या कोई भी हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गाइस, देखिए जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है किसी क्वेश्चन का, जैसे एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो गाइस जो शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल मैं यहाँ 60% लिख रहा हूँ, ऐसे ही मैं शेयर इन पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे लिख दूंगा, और जो बाकी का बचा हुआ पेड अप शेयर कैपिटल है वो मैं यहाँ ले जाऊंगा। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ माइनॉर, या तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा या फिर वो मेरा होगा, मेरा है तो मैं यहाँ डालूंगा पूरा का पूरा, और अगर दोनों से रिलेटेड है तो वो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। क्योंकि एक्चुअली में भले ही मैंने पेड अप शेयर कैपिटल में यूज़ कर रखा हो, बट वो पैसा तो मेरा ही है, नाम चेंज हो गया, इक्विटी शेयर बदल के वो प्रेफरेंस शेयर हो गया, मैंने इक्विटी शेयर में ना इन्वेस्ट करके प्रेफरेंस शेयर में कर दिया, लेकिन मेरे लिए इन्वेस्टमेंट तो है ना गाइस, ठीक है गाइस। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। अब हम ना गाइस इस चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ना गाइस वो तो ख़त्म हो गए हैं,
ठीक है, अब हम ना थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या कहता है। ठीक है, अभी तक जो हमने सिर्फ पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि अगर मैं होल्डिंग हूँ और मैंने सब्सिडरी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद रखे हैं तो वो मेरे लिए सब्सिडरी हो गई और मैं उसका होल्डिंग हो गया, और जो बाकी का बचा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। ठीक है गाइस, लेकिन ना इतना ही पढ़ना इनफ नहीं है, हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में और भी पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है गाइस। ठीक है, तो अब हम एडवांस डिस्कशन करने हैं गाइस माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे। गाइस एक्चुअली में क्या होता है, होल्डिंग कंपनी ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ सब्सिडरी अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड कर लेती है। ये तो करती ना गाइस कि अपनी एसेट भी ली, लायबिलिटी भी ली, वो सब हमने ऐड कर ली। ठीक है, बट गाइस देखा जाए ना तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसमें माइनॉरिटी का भी तो हिस्सा होता है ना गाइस। फिर हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, उतना माइनॉरिटी का हिस्सा जो होता है ना गाइस उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से अलग दिखाते हैं। क्यों? ताकि हमारी कैलकुलेशन ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए गाइस बैलेंस शीट में इफेक्ट देना पड़ता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, उसको हम अलग से दिखाते हैं एज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। गाइस AS21 कहता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इक्विटी एंड शेयर कैपिटल में हेड में सेपरेट शो करो एज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है ना गाइस? ठीक है, मतलब जो AS21 है ना तो ये कहता है आप इसको इक्विटी शेयर एंड लाइबिलिटी में दिखा दो। लेकिन गाइस जो हमारा कंपनीज एक्ट का शेड्यूल है ना वो ये कहता है कि आप उसको ना अलग से मतलब उसको ना आप शेयर होल्डर फंड एक मिनट गाइस में AS21 कहता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सेपरेट शो करो, बट शेड्यूल कहता है कि उसको ना गाइस शेयर होल्डर फंड के साथ दिखाओ। इसलिए जब भी ना गाइस लॉ और शेड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो मोर पावरफुल होगा हम उसकी सुनेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लॉ की सुनते हैं और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अलग से दिखाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब उसके बाद ना गाइस एक चीज़ और आती है गाइस माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। गाइस माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए सब्सिडरी में ना बहुत लॉस हो जाता है ये। ठीक है, और लॉस के कारण क्या होता है कि मुझे अपना जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी लॉस शो करूंगा और अपना अपना हिस्से का भी लॉस शो करूंगा। बट गाइस ऐसा नहीं है। AS आपको ये कहता है कि अगर सब्सिडरी कंपनी लॉस में चली जाए तो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भूल जाना है और सारा का सारा लॉस ऐसे शो करना है जैसे कि आपका है। ठीक है गाइस, तो जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्से का आप कैलकुलेट तो करोगे लॉस, लेकिन उस माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लॉस को ना गाइस आप अपने ही लॉस में मिक्स करके क्लब करके दिखा दोगे, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, आप हो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आप हो होल्डिंग कंपनी। पर गाइस इंडिया ये भी कहता है, मान लीजिए आगे सब्सिडरी ना रिकवर होने लगती है और उसमें प्रॉफिट होने लगता है तो गाइस AS ये कहता है कि पहले जो आपने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट लॉसेस को दिखाया ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, आप पहले उसको सेट ऑफ कर लो और फिर उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रॉफिट में दिखाओ। मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी लॉस में जा रही है तो पहले हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं दिखाएंगे, हम खाली अपना अपना हिस्सा दिखा देंगे लॉसेस वाला। ठीक है, और अगर वो प्रॉफिट में आ रही है तो पहले हम प्रीवियस ईयर के अपने लॉसेस जो हुए हैं उनको सेट ऑफ करेंगे और फिर उसके बाद
प्रॉफिट को जब होगा तब माइनॉरिटी को देंगे। ठीक है गाइस। गाइस ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के पर्पस के लिए है। ठीक है गाइस, तो हम एक बार एएस के माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी देखेंगे और इंडेस क्या कहता है। इंडेस में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। गाइस माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब तक जो भी हमने अभी तक निकाला है वो दो चीज़ों को लेकर के निकाला है गाइस। फर्स्ट है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिर्फ क्या होता है गाइस, दो चीज़ों को लेकर के निकलता है। मतलब जो भी हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं 40% या फिर 30% जो भी निकालते हैं वो इक्विटी शेयर का जो परसेंटेज होता है वो इक्विटी शेयर में परसेंटेज लगा देते हैं माइनॉरिटी का, और रिजर्व एंड सरप्लस में माइनॉरिटी का परसेंटेज निकाल देते हैं और वो जो बैलेंस निकलता है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो एक बार हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं गाइस कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है जो हमने अभी। ये सिर्फ गाइस आपकी नॉलेज के लिए है, ये पेपर का या एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब लेकिन अभी हम आगे इंडेस में देखेंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा चेंज है गाइस, वो हम देखते हैं, पर कैलकुलेशन सेम है। जो कैलकुलेशन है वही जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में होनी है वैसे ही होनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले गाइस हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट देख लेते हैं एज पर एएस, फिर हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट और जिसे कि हम इंडिया में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। गाइस माइनॉरिटी इंटरेस्ट अंडर AS 21 क्या कहता है, ओरिजिनेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 21 holding company control all the assets and the liability of subsidiary company, hence the entire assets and liability shall be consolidated in consolidated balance sheet. After consolidation of all assets and all liabilities, mathematically mistake arise due to excess consolidation. To correct this mathematical mistake, minority interest is calculated and disclosed in consolidated balance sheet. Presentation of minority interest as per AS 21, minority interest shall be presented separately from equities and liabilities as per schedule 3 division 1. Minority interest shall be presented with in equity separately from owner equities. तो गाइस हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहाँ दिखाते हैं हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर, मतलब शेयर होल्डर फंड में ही दिखाते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। शेयर होल्डर फंड के ये सारे हेड हो गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट, तो उसी में ही हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाते हैं। सिंस AS 21 ओवरराइड शेड्यूल 3 एंड प्रेजेंटेशन ऑफ AS 21 is as follows. Calculation based on minority interest. Minority interest is a proportionate share of net worth of subsidiary. It means minority interest will increase if net worth increase, and minority interest will decrease when net worth is decreased. However, if net worth become negative, minority interest shall be presented at nil. गाइस मैंने अभी आपको बताया था नील अमाउंट, एक्सेस लॉस शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द होल्डिंग कंपनी, मतलब माइनॉरिटी उसको बियर नहीं करेंगे, होल्डिंग कंपनी उसको बियर करेगी। Subsequently, when subsidiary earn profit, then earlier losses absorbed by holding company reversed and balance profit distributed. मतलब जब आपको कभी भी इन फ्यूचर प्रॉफिट हो जाए तो आप जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस झेला है आप उस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को रिकवर कर लें। ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर योर नॉलेज मैंने आपको ये दिखाया है कि AS में क्या
कहता है ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा है वो सेम है। अब गाइस हम बात करते हैं जिसका हम अब तक वेट कर रहे थे इतने दिनों से कि इंड-एस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो गाइस वो हम देखेंगे अब। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अंडर इंड-एस 110, ओरिजिनेशन वही सेम जो मैंने ऊपर पढ़ा है एज पर 21, प्रेजेंटेशन वही है सेम, बस शेयर होल्डर फंड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है ना गाइस, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब गाइस अब आ गया ए इंड-एस का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने का मेथड। ठीक है गाइस, गाइस अभी तक हमने क्या पढ़ा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने पीछे निकाला है वो कैसे निकाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल ले ली, रिजर्व एंड सरप्लस ले लिए, उसका जो परसेंटेज आया हमने उसको उतना परसेंटेज निकाल के और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिया। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया था ताकि आपको लिंक हो जाए। ये देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो निकाला था क्या कैसे निकाला, शेयर ले लिया और प्री प्रॉफिट ले लिए, 40% ले लिया, उसका भी 40% लिया था हमने और इसका भी 40% लिया था। किसका लिया था, लेकिन आप ये देखें सिर्फ दो चीज़ों का, पहला इक्विटी शेयर और दूसरा अगर प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस भी, और दूसरा रिजर्व। ठीक है, दो लिए थे, लेकिन इंड-एस ने इस को निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज करा है। देखिए गाइस, इंड-एस कहता है गाइस कि आप ना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दो तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब जो आपने पीछे पढ़ा ना वो भूल जाओ। अब इंड-एस कहता है दो तरीके याद रखो, पहला प्रपोर्शनेट नेट एसेट मेथड और दूसरा फेयर वैल्यू मेथड। गाइस प्रपोर्शनेट नेट एसेट मेथड क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ द basis of net worth. If net worth increase, NCI increase. If net worth decrease, NCI decrease. NCI can be negative and the positive. गाइस कैसे कैलकुलेट होगी ये क्वेश्चन रहा, अभी हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ फेयर वैल्यू, अगर क्वेश्चन कहे फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है, गाइस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एएस में सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के इक्विटी और रिजर्व के अकॉर्डिंगली हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल देते हैं परसेंटेज वाइज, लेकिन इसमें इन्होंने कह दिया कि आप इक्विटी और रिजर्व की बताए क्या ले लीजिए, नेट एसेट्स। क्या ले लीजिए, नेट एसेट्स। ठीक है, अब दूसरा वो कह रहा है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब कि जो भी आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द आउटसाइडर, मतलब आपके अलावा जितने भी माइनॉरिटीज़ के पास जो शेयर हैं उनका आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, वो माइनॉरिटीज़ का शेयर हो गया। मतलब आप देख लो उस टाइम क्या क्लोजिंग प्राइस चल रहा है इन द शेयर मार्केट और नंबर ऑफ शेयर ले लो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। देखा जाए ना गाइस तो ये बहुत ईजी है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत यूज़ होता है। ये वाला जो होता है ना गाइस, इसे कम प्रेफर होता है। क्यों, क्योंकि ये प्योर होता है, इसमें हम ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। बट इसको लेने की, इसमें इसको भी हम मतलब कम लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट वैल्यू लेने के लिए मार्केट सेंटीमेंट्स जो होते हैं उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ 31 मार्च को जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिसीजन हो जाना कि क्या वैल्यू रहे है वो ठीक नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन कहे हम वो यूज़ करेंगे। तो गाइस एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है।
ये रहा गाइस, कैलकुलेट एनसीआई यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज पर ईएस, और एनसीआई मतलब एनसीआई बोलते हैं इंडेस में, कैलकुलेट एनसीआई यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड एंड प्रोपोर्शनेट एसेट्स मेथड, दोनों से हमें निकालना है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाय द पेरेंट कंपनी 60% एंड अदर शेयर्स 40%, यानी कि माइनॉरिटी का हिस्सा कितना हो जाएगा इस 40%। ठीक है गाइस, उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडियरी 10,000 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ इज इक्वल टू ₹120, नेट वर्थ ऑफ द सब्सिडियरी इज इक्वल टू 40 लाख। तो अगर मैं फेयर वैल्यू के हिसाब से एनसीए निकालने को कहूँ तो क्या करूँगा, 10,000 शेयर हैं टोटल सब्सिडियरी के, उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा है 40%, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा जो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अगर कहूँ कि आप नेट प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड से निकालिए, तो आपको यहाँ पर नेट वर्थ दी हुई है कंपनी की 40 लाख, सीधा 40 लाख का 40% कीजिए और आंसर आ गया आपका 16 लाख। तो गाइस अब यहाँ से मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो एएस के अकॉर्डिंग नहीं, इंडियस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। अब हमें एएस को छोड़ना है और एएस और इंडियस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एएस सिर्फ हमें तब तक ही हेल्पफुल था जब तक कि ट्रीटमेंट इन एएस एंड इंडियस बोथ आर सेम। अब यहाँ से हम वही ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, वही क्वेश्चंस करेंगे, वही सॉल्यूशंस करेंगे जो एज पर इंडियस होंगे। हालांकि देखा जाए अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया है, हमारे सॉल्यूशंस पहले भी वैसे अगर हमने करे हैं उसको, उसमें कहीं भी इंडियस का ट्रीटमेंट और एएस के ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में वो ट्रीटमेंट सेम थे, अलग नहीं थे। लेकिन यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जिसने एएस पढ़ा है उसके लिए भी ठीक हो गया कि उसको इंडियस की नॉलेज हो गई, उसको वो अंदर की जो घबराहट थी वो निकल जाएगी कि यार मैंने एएस पढ़ा था, इंडियस नहीं पढ़ा था। और जिन्होंने इंडियस पढ़ा है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अब तक हमने पढ़ा है एज पर एएस और एज पर इंडियस दोनों में ट्रीटमेंट सेम है। सिर्फ जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, उसको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट जो हमने किया है, ट्रीटमेंट इन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो कैसे होगा वो हमने आज देखा। तो सर, तो गाइस जो हमने पिछले क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट किए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के, क्या वो गलत है? नहीं गाइस, वो भी ठीक है। अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि एएस में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि हम नेट एसेट्स से निकालें या फेयर वैल्यू से निकालें। तो अब तक हम क्या करते आते थे, कहीं ना कहीं आप देखें तो हम नेट वर्थ से निकालते थे। गाइस नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटीज। और अगर हम वैसे निकालें तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, वो भी तो नेट वर्थ ही है। आप ऐसे कान पकड़ लो या ऐसे कान पकड़ लो, है तो वो नेट वर्थ ही ना। बस होगा ये कि वहाँ पे आप इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व को डायरेक्ट ले लेते थे। अब क्या होगा, क्वेश्चन आपको कह देगा कि नेट वर्थ निकालो, या फिर आपको दे देगा कि नेट वर्थ इतनी है, या फिर आपको कहेगा सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व ही ले लो। ठीक है, तो नेट वर्थ इज नथिंग, जस्ट इन पास्ट क्वेश्चन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, एंड फॉर द न्यू क्वेश्चन it may be net worth given in question, it may be equity share capital in reserve, and it may be directly for the fair market value. ठीक है गाइस।